बजट, फेड और वीकली एक्सपायरी ये रह चुके हैं पीछे, लेकिन अब आज से नई वीकली सीरीज की शुरुआत और अदानी ग्रुप के शेयरों का एक्शन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेता हुआ और साथ ही नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर। स्वागत है आपका वीकेंड सेशन में शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इतना एक्शन पैक्ड हफ्ता था अनिल जी। यस, कभी कभी आप कहते हैं कि लगता नहीं इस हफ्ते काम किया है, आज लग रहा है कि 3-4 हफ्तों का काम किया, 1 महीने का काम 4 दिन में ही हमने कर लिया। नहीं, लेकिन एक्चुअली दीप, मैंने एक चीज़ नोटिस की है इतने सालों के करियर में कि डल हफ्ता रहने से या डल दिन रहने से एक्स्ट्रा एक्शन वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। करेक्ट। दिक्कत तो यही आती है कि एक साथ है ना, जब कई सारे दिन आप बड़े एक्शन वाले देखते हैं, और मुझे लगता नहीं कि अभी इसमें कोई कमी आने वाली है। भले ही कहने के लिए हम कह सकते हैं बजट पीछे छूट गया, फेड की मीटिंग हो गई और अदानी का तो चल ही रहा है। वीकली एक्सपायरी तो चलती रहेगी, एक खत्म हुई दूसरी आ जाती है। अदानी का एक्शन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसका क्लाइमेक्स कब कहाँ कैसे होगा सब अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबके पास अपनी अपनी राय है जो खुलकर रख भी रहे हैं ट्विटर पर। सब तरह के लोग हैं, अच्छे बोलने वाले, खराब बोलने वाले, अपने अपने तरीके से अंदाजे लगाने वाले। कौन सा ऐसा हफ्ता रहा है या समय रहा है जहां पर बजट के दिन भी शायद बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन ना हो? Absolutely. ऐसा मतलब बहुत रेयरली देखने को मिलता है। कम देखने को मिलता है कि जब बजट, और वो भी तब कि जब एक बहुत ही बेहतरीन शानदार बजट था। जैसे आप कह रहे थे, अगर ये बाकी चीजें नहीं होती तो शायद बाजार एक नए हाई की तरफ या 18,000 के ऊपर की मूव तो दिखाई रहे होते। 100% बिल्कुल होता। एनीवेज, यही मार्केट है, यही मार्केट की खूबसूरती और खासियत है कि कब कहाँ क्या हो जाए वो पता नहीं चलता। लोग सोचते नहीं थे कि अच्छा बजट आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बजट आया। बजट अच्छा आएगा, उसके बाद तो मार्केट नया हाई बनाएगा और अचानक से अदानी शेयर फिर से आपको परेशान करते हुए दिखते। चलिए, एनीवे, आज की शुक्रवार, फ्राइडे, वीकेंड सेशन। ट्रिगर्स जान लेते हैं। आज के लिए बड़ी बातें क्या है, बताएं सर। संकेत अमेरिका से भी हैं, संकेत हमारे अपने भी हैं। नेस्डेक में दमदार उछाल देखने को मिला, 3% से ज़्यादा की तेजी किसी भी इंडेक्स में हर रोज़ नहीं होती। बहुत ही गजब की मजबूती के साथ 4.5 महीनों की ऊंचाइयों पर है। डाउ रहा उतार चढ़ाव के बीच एकदम फ्लैट। एनएसई ने अदानी ग्रुप के 3 शेयरों को एएसएम में डाला। इस खबर का भी करेंगे विश्लेषण। और कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे नतीजे और बेहद इंटरेस्टिंग नतीजे। आज हमारे कुछ फेवरेट्स के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आईटीसी, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इनके रिजल्ट्स आज देखने को मिलेंगे, तो आज भी भरपूर एक्शन नतीजों के लिहाज से आपको देखने को मिलेगा। तो नतीजों का तो गति कम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट बहुत सारे नतीजे हैं, उस पर अनिल जी की राय भी लेंगे, कुछ स्टॉक्स पर बात भी करनी है सर। बट स्टॉक्स की बात करें तो जो पिछले 8-9 दिन से चल रहा है, एक बार वहीं पर कर लेते हैं फोकस, क्योंकि खबरों की गति यहाँ पर कम नहीं हो रही है जी। हर रात हम देखते हैं, हर शाम हम देखते हैं, कुछ ना कुछ नया आता ही है। और कल भी कुछ 4-5 बड़ी चीज़ें निकल कर आई हैं अदानी ग्रुप के लिए भी। सर जरा इस पर लाइट डालें, अपनी राय दें कि एएसएम में आ गए हैं, बॉन्ड को लेकर मूव आ रही है, बैंक्स के लेकर, आरबीआई के लेकर थोड़ा हुआ है, रेटिंग एजेंसीज आ रही हैं, तो अब तो और फोकस यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है सर। दीप, देखिए, ये खबरें आएंगी रहेंगी, और खबरें कैसे ना रहे जी। अगर अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 25%, 27% फिर से गिर जाए, एक दिन पहले 25-30% घटने के बाद हो गया इस हफ्ते। और 2 दिन में जो इश्यू प्राइस, जो एफपीओ प्राइस है उससे आधा रह जाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि खबरें तो ढेर सारी आएंगी। अब जो खबरें आ रही है, पहली चीज़ तो ये कि अदानी ग्रुप के शेयरों पर एएसएम, एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन लगाया गया है। मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार वायदा कारोबार के शेयरों में कब इस तरह का एएसएम लगा था। वायदा कारोबार में जनरली नहीं लगता, जहाँ तक मेरी समझ मुझे, और कभी कभार हुआ होगा बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन में, तो मुझे याद नहीं आता। तो एक वायदा कारोबार में अदानी एंटरप्राइज और बाकी ग्रुप के शेयरों में, 2 और शेयरों में ये मार्जिन लगा है, पोर्ट्स और अंबुजा में। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि ब्रोकर्स भी काफ़ी हद तक एडिशनल मार्जिन मांग रहे हैं, और जाहिर सी बात है एएसएम यानी कि एडिशनल मार्जिन लगाने का मतलब है कि आपको एक तरह से लिटरली पहले पैसे रख के फिर खरीदना है शेयर, ये समझ लीजिए ब्रॉडली कि आपके पास पूरे डिलीवरी लेने के पैसे, 100% मार्जिन, जब पूरे डिलीवरी लेने के पैसे हैं तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब वो दोनों ही तरफ होता है, खरीदने में भी बेचने भी। इस वक्त बेचने वालों को तो जो बेच कर बैठे उन्हें उतना वो है नहीं, लेकिन खरीदने वालों के लिए फिर और थोड़ी जगह आपके लिए कम हो जाती है कि आप पहले पैसे भरो और उसके बाद खरीदो। सो ये एक दिक्कत है। दूसरा, ब्रोकर्स मार्जिन बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी और जो खबरें हैं अदानी ग्रुप को लेकर, उसमें आप देख सकते हैं कि उनकी बॉन्ड की कीमतों में कल फिर से गिरावट आती दिखी है, अच्छी खासी गिरावट आई है और वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आरबीआई की तरफ से भी और रेटिंग एजेंसीज की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। एक दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए, रेटिंग एजेंसीज बैंक्स को पूछ रही है
कि आपने जो अदानी ग्रुप को लोन दिए हैं उनकी आप रिफाइनेंस करेंगे नहीं करेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने पहली बार देखा है कि रेटिंग एजेंसीज आगे से जी इससे आमतौर पर रेटिंग एजेंसीज ये देखती है कि कोई भी ग्रुप अपने लोन्स को रिपेमेंट करता है, ब्याज को रिपेमेंट करता है या नहीं करता, या अगर डिफ़ॉल्ट या डिले होता है तो उसके बाद उसको डाउनग्रेड करते हैं। इस बार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि रेटिंग एजेंसी सामने से बैंक्स को पूछ रही है। हालांकि बैंक्स उन्हें जवाब देने के लिए कोई उत्तरदायी है नहीं और देंगे भी नहीं, मैं ये जानता हूँ। वो बैंक जब आएगा तब देखा जाएगा, ये बैंक का स्टैंडर्ड जवाब होगा। लेकिन पहली बार रेटिंग एजेंसी ने पूछने की कोशिश की भाई आपका व्यू क्या है, और नेचुरली बैंक को कोई जवाब देने की ऐसी ज़रूरत तो है नहीं, कोई बैंक रेटिंग एजेंसी उनके रेगुलेटर तो है नहीं कि जवाब मिल ही जाएगा। लेकिन प्रोएक्टिवली ये मांग रहे हैं, जैसे आरबीआई ने भी बैंक्स को कहा है कि भाई अपने एक्सपोजर्स क्या क्या हैं आपको दीजिए। ये थोड़ा है ना बैंक्स पे दबाव बन रहा है इससे, ये साफ नज़र आता है रेगुलेटर्स की तरफ से भी और वॉच रखने वाले सब की तरफ से भी। तो ये दबाव बनता दिख रहा है। ये सारी खबरें हैं, इन सबको खबरों के बीच में देखते हैं क्या कुछ होता है। अब मार्केट में बड़ा सवाल ये कि सबको ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये शेयर गिरना कब रुकेगी, कब अदानी के फॉल वाला मामला सेटल हो जाएगा, तो फिर आपको पूरे बाजार में कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता हो जाएगा। और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ और स्टॉक आई थिंक अदानी टोटल गैस का उसका भी प्राइस बैंड और घटा दिया है। सो अब एक तो क्या होता है जिनमें 5% का प्राइस बैंड है वो सर्किट कब तक चलेंगे पता नहीं चलता, और जिनमें 5 का नहीं है वो 25 घट जाते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस है, तो अदानी एंटरप्राइजेस 1400-1500 पर बॉटम हो गया है या 400-500 होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 2500 फिर से हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक जब तक ये स्टॉक एक एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं वो एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी दिखाने के बाद ठंडे होते नजर ना आए, ठंडे होने से मेरा मतलब दोनों तरफ है, बड़े फॉल बड़ी गिरावट दोनों नहीं चाहिए। मतलब जब तक हम मार्केट उस पर चर्चा करना बंद न कर दे, इग्नोर करना बंद न कर दे, तब तक इन स्टॉक्स को लेकर आप एक फाइनल व्यू नहीं बना सकते। ये तो हो गई एफएनओ स्टॉक्स की बात। जो कैश के स्टॉक्स हैं, कैश के स्टॉक्स के लिए तो दीप मुझे लगता है अभी भी बहुत टाइम लगेगा, जब तक लोअर सर्किट पर भारी भरकम वॉल्यूम ना हो, और वो भारी भरकम वॉल्यूम के बाद लोअर सर्किट से अपर सर्किट ना लगे, तब तक इन स्टॉक्स पर एक व्यू लेना बहुत मुश्किल काम है आपके लिए, कि क्योंकि गिरने की स्पीड इनकी नेचुरली सर्किट फिल्टर की वजह से कम हो जाती है। सो आई थिंक मुझे लगता है अभी भी थोड़ा वक्त है। हो सकता है एफएनओ के स्टॉक्स आज आपको फिर से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाए। आप देखिए कल भी एक बार 10% ऊपर खुले थे, राइट। उसके बाद क्या हाल हुआ, तो दिन के दौरान अगर ये स्टॉक 30-35% ऊपर नीचे हो, ये वो बिटकॉइन जैसे मूव हो गया आजकल, है ना, कि मतलब अनाप शनाप मूव, बड़े बड़े मूव एकदम उस तरह के जो 20-30% दिन में ऊपर नीचे हो जाना। कल भी मेरे ख्याल से अदानी एंटरप्राइज ऊपर के सर्किट पर भी था, राइट। हाँ, सुबह तो चारों स्टॉक 10-10% ऊपर के सर्किट पर, उसके बाद 30-30% घट जाए, यानी कि दिन के दौरान 40% का मूव किसी भी स्टॉक के लिए कोई छोटा नहीं होता। ये भी इस भाव में, ऐसा नहीं कि आप 4000 का भाव है, भाव 2000 का है, 1500 का है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये सेटल कब होंगे, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। वो तरीका ये कि अब मार्केट को अल्टीमेटली, भले ही ठीक है जो भी हो अदानी ग्रुप में, आपको मार्केट रोज तो देखना है, रोज तो ट्रेड करना है, रोज तो ट्रैक करना है, आपके इन्वेस्टमेंट भी देखने हैं। अब आप बाजार को दो तरीके से देखिए, जिसके हल्का हिंट मैं पिछले 2 दिनों से कल अब क्या भी रहते थे, कि भाई अदानी प्लस बैंक और दूसरा मार्केट। दोपहर में हमने कहा कि बैंक्स वाला मामला काफी हद तक आ चुका है, तो फिर भी बैंक्स खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन बैंक्स न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी ग्रुप अभी भी नेगेटिव है। तो वो कहते हैं ना कि हम एशियाई बाजार ट्रैक करते हैं, एशिया एक्स जापान, हाँ क्योंकि जापान को डेवलप कंट्री मानते हैं और बाकी सारी एशियाई देश जो होते थे उनको अंडर डेवलप कंट्री मानते थे। एशिया एक्स जापान सारे एफआई जैसे ट्रेक करते थे। तो अपने ना मार्केट एक्स अदानी ट्रैक करो, क्योंकि जहां आप एनालिसिस नहीं कर सकते, जहां आप अंदाज नहीं लगा सकते, वहां पर कोशिश भी क्यों करनी है। ये शेयर का कोई भी प्रोमोटर से लेके, कोई ब्रोकर से लेके, कोई एफआईज या कोई फंड ये नहीं बोल सकता कि इन लेवल पे गिरना बंद कर देंगे, या इस दिन से गिरना बंद कर देंगे, या इस दिन से चढ़ना शुरू हो जाएंगे, या ये हो जाएगा। सो जब अपने को पता नहीं तो उसमें दिमाग क्यों लगाना है। बाकी बाजार को, अदानी शेयर को अलग छोड़िए, बाकी बाजार को देखिए। अब आते हैं बाकी बाजार पर। बाकी बाजार में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाजार के लिए बजट आया है, अदानी के लिए आया ही नहीं, ऐसा समझ। करेक्ट, नो डाउट। सिंपल सी चीज है कि
आपके घर में शादी है और पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो आप डांस वांस बंद कर देंगे, नाच गाना बंद कर देंगे भाई कि यार एकदम पास वाले घर में ऐसा है, बैंड वैंड नहीं बजाएंगे। सो नो डाउट अदानी में जो इतना उतार चढ़ाव गिरावट हो रही है, उससे मार्केट के सेंटीमेंट में फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सो वो सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें सेंसिबल सोचना है, और सेंसिबल ये सोचना है अदानी और कुछ हद तक बैंक्स में सावधानी, ये दो चीज़ों को साइड में कर दीजिए। इसके अलावा जो स्टॉक्स करेक्ट हुए पिछले एक हफ्ते में 20%, 30%, जैसा कल समीर सर भी कह रहे थे, मैं 10% से ज़्यादा कौन करेक्ट हुआ उसी को पूछ रहा हूँ। 10% तक जो करेक्ट हुआ उसको मैं करेक्शन ही मानता, वो सस्ता नहीं हुआ शेयर। कोई शेयर अच्छा जो आपको पसंद था 20%, 25% जो करेक्ट हो चुका है, सस्ता हो चुका है, वो खरीदने का वक्त आ गया, वो खरीदने, क्योंकि आपकी ज़्यादातर इवेंट आपकी निकल गई अब, जिनसे आपको डर था। वीकली एक्सपायरी भी गई, बजट भी गया, अब फेड की मीटिंग भी गई, खाली एक ही तो बचा है ना। अब ये भी खत्म तो होगा, कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर होगा, फिर ये भाव थोड़ी मिलेंगे। एग्जैक्टली, है ना। सो इन्वेस्टर्स के लिए धीमे धीमे खरीदने का मौका शेयरों में, ब्रॉडर मार्केट की छोड़ दी है, उन शेयरों में जहां उनको लगता है कि अब मेरे को कंफर्ट अर्निंग्स आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट थोड़े वोलेटाइल अभी भी रह सकते हैं, रहेंगे, वो आपकी तैयारी रखनी पड़ेगी कि ये जब तक पूरा माहौल सेटल नहीं होता तब तक ये थोड़ी सी अपने सिंपल सी चीज़ें इस वक्त थोड़ा सा फोकस स्टॉक्स पे ले आइए बजाय ब्रॉडर मार्केट पे, नहीं तो क्या आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मौके का फायदा नहीं ले पाएंगे, और वो फायदा ले तो ये मौका है 100% है, 100%। वजह कोई भी हो, बट आपको सस्ता मिल रहा है तो आपको सस्ता मिल रहा है ना। आपको सस्ता चाहिए, वजह चाहिए, करेक्ट, दोनों साथ में। तो अगर उस कंपनी की वजह से सस्ता मिला तो आप लेंगे भी नहीं। भाई किसी कंपनी में ही खराबी होगी। फॉर एग्जाम्पल आज अदानी सस्ता मिल रहा है, आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना। अदानी की वजह से कुछ और सस्ता मिल रहा है, लेंगे। आज आप ढूंढ लीजिए, कई सारे बैंक ऐसे आपको मिलेंगे जहां अदानी का नहीं एक्सपोजर है, फिर वो भी गिर रहे हैं, साथ भाईचारा निभा रहे हैं कि हमारा दूसरा भाई गिरा, हम भी गिरेंगे, है ना। सेंटिमेंट आता है तो फिर वहां लो ना, जिसकी बैलेंस शीट पे फर्क नहीं आना है। समझ गया। तो मेरे ख्याल से वो समय आ गया जहां आपको सेलेक्टिवली आप खरीदारी करें। ठीक है, तो ये जो आप कल कह रहे थे कि अब अदानी से अलग हटके सोचना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर तो आज पूरा फोकस आज भी बना रहेगा। कुछ और खबरें भी आ रही हैं, उस पर भी हम रखेंगे नज़र। एक ग्लोबल मार्केट्स पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा सर, क्योंकि कल वैसे हमने देखा नैस्डैक 3% ऊपर था, डाउ थोड़ा लड़खड़ाते हुए दिखा, बट आज सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे हैं, डाउ फिर भी संभला हुआ है। चल क्या रहा है? ऐश चल रहे हैं इनके, लेकिन हाँ नैस्डैक में नतीजों के दम पर मेटा कमाल कर दिया, शानदार रिजल्ट, 23% भागा, 23% कल भागा। वाह, मेटावर्स और हमारा अदानी एंटरप्राइज 23% घटा है। और उसके बाद बायबैक का उन्होंने ऐलान किया 40 बिलियन का। लेकिन बाजार बंद होने के बाद कुछ नतीजे कमजोर आए हैं वहां पर, जिसकी वजह से नैस्डैक फ्यूचर्स काफी कमजोर आपको दिख रहा है। डाउ में सिंपल सा है, कोई खास बड़ा मूव ऐसा है नहीं हुआ ऊपर नीचे की तरफ का, एक अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से दी है। एक ही चीज दिख रही दीप जो डाउ में, वो ये है कि भाई निचले स्तर से रिकवर अच्छा हो रहा है, कहाँ डिप पे खरीदारी आ रही है। ये हाल डाउ का भी, यही हाल नैस्डैक का भी। फॉर एग्जांपल अभी 0.25% नैस्डैक फ्यूचर नीचे है, नैस्डैक 2-2.5% नीचे आएगा तो वहां पे वापस खरीदारी आ भी जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3-3.5% किसी इंडेक्स का एक दिन बढ़ना छोटी बात नहीं नैस्डैक। और नैस्डैक की बात अब मुझे बार बार आता है, तो 15 फरवरी को जब हम कहते थे कि नैस्डैक में पैसा लगाने का वक्त आया है, और वाकई में नैस्डैक ने जो कमाल किया है। कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा दिमाग लगाए बगैर है ना, इतिहास पढ़कर आप उसको अच्छे से याद कर लेना, उसमें भी पैसा बन जाता है। मतलब खाली रैशनल थिंकिंग से बन जाता है, कॉमन सेंस से बन जाता है। ओवर एनालिसिस, ओवर रिसर्च करने में उल्टा है ना, टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस ले आता है, इंडिसीजन, फिर आप कुछ करते ही नहीं, करेक्ट, बैठे रहते हो एनालिसिस। मतलब आप 35% वर्ल्ड का लीडिंग इंडेक्स नीचे, तो क्या हो जाएगा, 35 का 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, वो डालना है। बट 35 कितनी बार मिलता है जिंदगी में आपको बार, तो वही चीज, वो नो ब्रेनर था, मौका था। एनीवे, जिन जो ले पाए। सेम गोल्ड की बात करते थे हम, 45-47 हज़ार नो ब्रेनर है कि भाई सस्ता। ये अलग बात है कि कोई ज़्यादा जल्दी भाग जाए, कोई टाइम लगाए, वो तो आपको पता नहीं होता। मतलब आप हर तरफ से परफेक्ट नहीं हो सकते कि बॉटम भी पकड़ लूँ साहब, टॉप भी पकड़ लूँ, और दोनों भी पकड़ लूँ, दोनों टाइम के साथ पकड़ूँ, इतना तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, वो तो इम्पॉसिबल है। मैं कितनी बार मैं फॉर एग्जांपल, हम जब वो नहीं लेना की बात करते थे, हमने फरवरी 2020 में बिल्कुल परफेक्ट बोला पकड़ा, ये भी समझ में आया कि वापस लेना कब है,
लगभग 80% पैसा आपका मार्च में लग भी गया डल वापस, गया। लेकिन एग्जिट के वक्त 10, मुझे याद है अच्छे से 10,800 पैसा लगा और ये बहुत हो गया, इतना बढ़ गया। और उस समय तो हाल हुआ, तो मतलब अरे 2-4 हफ्तों में 20% आ गया। तो आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए। बाद में समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म है, फिर से एंट्री करो ऊपर 13,000 में, 12,000 में, 12,500, लेकिन ये होगा। तो हर जगह आप 100% प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें आपको है ना जो सीखा है उसके बेसिस पे कि हाँ ऑन एन एवरेज है। बाकी तो ये अगर आपको लगता है कि नहीं ताला ही लग जाएगा बाजार में, सब बंदी हो जाएगा, फिर तो अलग बात है। सो पेसिमिज्म अगर आपने देख लिया कि बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मार्केट में खरीदारी का मौका है। और किसी पर्टिकुलर शेयर की वजह से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से दूसरों की बिना मतलब की पिटाई हो रही है, तो वहाँ खरीदारी। ओके, तो ये है बाजार का सेटअप। अब थोड़ा अदानी से अलग आपको बाजार देखना है, और ग्लोबल मार्केट्स भी आज थोड़े सुस्त हैं, बट एसजीएक्स होल्ड कर रहा है करीब 50-60 की गेव। बताएं सर फिर आज का सेटअप। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर है, मैंने पॉजिटिव रखे हैं। एफआईएस के संकेत फिर से नेगेटिव आते हुए दिखे हैं दीप। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटिमेंट मैंने न्यूट्रल किया है। अब कितना दिन खराब रखूं, कितने दिन खराब? तीन बड़ी इवेंट निकल गई, इसलिए अब मैंने न्यूट्रल किया है। आप मेरे से असहमत भी हो सकते हैं और आपको मुझसे असहमत होने का पूरा हक है, और आपको अपना सेंटिमेंट अपने साथ रखने का भी पूरा हक है। ओके, और ट्रेंड मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है। निफ्टी पर सपोर्ट जो है 17,500 17,550 पहला वाला, इसके ठीक नीचे 17,350 17,450 स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह बनकर आ रही है। इस रेंज में आए तो लेना ही चाहिए। ऊपर की तरफ 17,650 17,725 इस रेंज में खुलकर हम टाइम पास करेंगे। यहाँ से अगर ऊपर निकले तो 17,775 17,850 तक जा सकते हैं, और उसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। बैंक निफ्टी के लिए लेवल और रेंज निकालना बड़ा मुश्किल काम था, बहुत दिक्कत से निकाला, मैं आसानी से कर नहीं पाया दीप। फिर भी 40,650 के आसपास आप बंद हुए। मैंने बहुत छोटा दिया एक बार, 40,350 40,525 पहला सपोर्ट जोन है, और 40,000 40,150। अब मैं 40,000 के नीचे नहीं देखना चाहता फिर से बैंक निफ्टी को, और कल का लो 39,750 के आसपास का। अगर 40 के नीचे जाता तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, फिर मेरा भरोसे उठ जाएगा बैंक निफ्टी से। वैसे कल कॉन्फिडेंस तो दिखा दिया बैंक, अब दिखा, अब मतलब इतनी दिन के दौरान एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, आप क्लोजिंग हायर दे रहे हो, अब फिर यार 40,000 तो नहीं तोड़ना। और 40,000 में ऐसा नहीं कि हम अनरीजनेबल है, आपको दे रहे हैं ना 600 650 पॉइंट का क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्या चाहिए। एसबीआई बीओबी रिजल्ट है, अब अगर रिजल्ट खराब आए, अदानी की खबरें हैं, और फिर 40,000 तोड़ता तो फिर मेरे को मतलब भी नहीं बैंक निफ्टी में, जाने दो, छोड़ो। तो हाँ, इसलिए आज मैं ये और कहूँगा कि बैंक्स को साइड में रखो एक बार। अदानी तो खैर है ही है साइड में, बैंक आज और देखेंगे, मंडे से बैंक में क्लियर कट व्यू लेंगे ये 2 रिजल्ट देखने के बाद। अदरवाइज एक्स अदानी एक्स बैंक मार्केट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हायर साइड पे 40,800 41,000 छोटी सी रुकावट की रेंज है, 41,400 41,650 वहां तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर एसबीआई बीओबी ने कमाल कर दिया तो मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, 41,650 के ऊपर भी निकल जाए, जैसा 42,000 पिछली बार आपने देखा था बजट के दिन। अब आइए, एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन और घटकर 17% आई, और ये बड़ा पॉजिटिव है, मुझे अच्छा लगता है। ये एफआईएस बहुत कम लॉन्ग रहे, हम चाहते ही नहीं कि वो ज़्यादा लॉन्ग रहे, और लॉन्ग रहे तो आए ना 18,000 पे 18,500 पे लॉन्ग करने, हमें वहाँ चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी तो मैं चाहता हूँ कि नीचे में तो हमारे लोग खरीदे, चाहे वो फंड हो चाहे इन्वेस्टर्स हो। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है 0.94 निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 0.7 कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 6-6.5% क्यों घटा है मुझे नहीं पता। मतलब इतनी वॉलेटिलिटी में विक्स नीचे गया है हमारा। ओके, मौजूदा पोजीशंस। स्टॉप लॉस है मेरी थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ, इंट्राडे वाला 17,400 है, 450 भी आप लगा सकते हैं चाहे तो कल के लोस के आसपास, और क्लोजिंग 17,600। 1 2 3 4 5 दिन हो गए, थैंक यू। 17,600 को होल्ड कर रहे हैं हम क्लोजिंग बेसिस पे, ये मेरे लिए बड़ी रिलीफ की बात है। तो अगर वो होल्ड हो रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 40,000 रखा है मैंने, और क्लोजिंग 40,305। 1 2 3 4 5 दिन से अपन 40,300 को ऊपर होल्ड हो रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। और कल भी अपने सुबह यही बात कर रहे थे, तो कितना ही गिरो, घूम फिर के यहाँ आ जाओ आप जी, ठीक है। शॉर्ट साइड पे इंट्राडे 17,750, क्लोजिंग 17,900, ये आपके लिए स्टॉप लॉस क्लियर कट है। और बैंक निफ्टी पर, हाँ बैंक निफ्टी पर 40,850 इंट्राडे वाला, और क्लोजिंग 41,650, बहुत दूर है, 1000 पॉइंट दूर। आपको भी ये क्या है, या तो फिर 40,850 क्या करूं मैं, मेरे पास नहीं आ रहा लेवल। शॉर्ट साइड में बहुत दूर आ, इधर भी तो देखो ना 300 पॉइंट ऊपर दिया है, 17,900,
छोटा नहीं है स्टॉप लॉस, छोटा आपको रखना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 41,000। हाँ क्या करेंगे जी, इंट्राडे और क्लोजिंग में 800 पॉइंट का फर्क है। उससे पहले आपका ट्रेंड ही नहीं बदल रहा, तब तक सेल ऑन राइज है एक्चुअली बैंक में, इसलिए। ठीक है, नई पोजीशन पोजीशन 17,450 17,525 अगर आए, आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, आने में कुछ भी आ सकता है आजकल, किसी के लिए ना नहीं बोलने का, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। तो इस रेंज में आए तो खरीदिए। 17,350 का होगा आपका स्टॉप लॉस। टारगेट 4 ही दिए, 600 650 700 725। थैंक यू। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय, कल के लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, कल का लो 17,450 का है, लगभग उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाकर 17,650 700 दो छोटे टारगेट, 725 775 दो मीडियम टारगेट, 800 850 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। शॉर्ट जो करना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं, 17,725 से मूड बनाएं शॉर्ट करने का, जरूरी नहीं कि वहीं शॉर्ट करें, वहाँ मूड बनाएं। जितना 17,800 850 के आसपास बेचेंगे, रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल रहेगा। स्टॉप लॉस 17,975 का है, जो कि बजट के दिन का हाई है, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। 18,000 जो भी आपको ठीक लगे। टारगेट जो बनेंगे 17,700 650 दो छोटे टारगेट हैं, 17,600 और 17,525 दो मीडियम टारगेट, 17,525 17,450 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली भी आपको ज़रूर करनी है। लेकिन आजकल मैं एग्रेसिव इसलिए लिख देता हूँ खरीदने बेचने में, ताकि आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे कि मुझे बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना। ये मार्केट ऐसा है ना, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना। बहुत वोलेटाइल है, मतलब बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मूव ऐसे मिनटों में आ रहा है, 2 3 3 मिनट में। निफ्टी में मूव ऐसा आ रहा है, तो बिना स्टॉप लॉस मत कीजिए। बिना स्टॉप लॉस नहीं करें। जो अच्छी जगह खरीदने की वो 40,175 से 40,375 की रेंज है, यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 40,000 का रखना है। वैसे तो नीचे की रेंज अगर आती तो बहुत आ जाती, तो मुझे 40,000 के नीचे आने के बाद मेरा बैंक निफ्टी से मन उठ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये रेंज ठीक है, अगर मौका मिलता है यहाँ खरीदिए। स्टॉप लॉस 40,000 का रखिए। टारगेट जो बनेंगे आपके 40 500 650 दो छोटे टारगेट हैं, 750 800 दो मीडियम टारगेट है, 41,000 तक का फाइनल टारगेट, बस इतना काफ़ी है बस। और बेचने की राय है, बहुत दूर है, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 41,400 41,650 वो रेंज है, जहाँ अगर पहुँचेगा तो बेचेगा, नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं। टारगेट स्टॉप लॉस 41,800 का होगा। टारगेट 41,200 40,900 दो छोटे टारगेट हैं, 40,825 40,650 मीडियम टारगेट है, 40,525 और 40,375 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली भी। ठीक है सर। फंड एक्शन बाय द जो बैन लिस्ट है अदानी पोर्ट्स, उसमें ऐड हो गया, तो अदानी ग्रुप के 2 शेयर्स अंबुजा और अदानी पोर्ट्स आज बैन में। एक्चुअली इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, अब 2 स्टॉक 3 और वैसे भी एएसएम में दोनों एस में आ भी गया तो बैन में ही है। अब पोजीशन घटनी है बढ़नी तो है नहीं, कैश में कोई कितना ले बेच कर लेगा, कितना। ठीक है, अच्छा फंड एक्शन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बजट के दिन तो हमें अच्छी कैश में खरीदारी दिखी थी, बट कल इन्होंने फिर 3,000 करोड़ की बिकवाली कर दी कैश में। हाँ, ये थोड़ा मजा नहीं आया, नहीं आया ना, लगा कि शायद थोड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस बेचा है। नहीं, कल के मार्केट को देख के तगड़ा धुलाई है ये। 2,500 करोड़ के आपने इंडेक्स बेच डाले, और स्टॉक्स लगभग 3,500 करोड़ के कैश और फ्यूचर मिला के, यानी कि आपकी 6,000 करोड़ की बिकवाली भारी है, थोड़ी मतलब भारी है। 2,370 करोड़ की खरीदारी आपने लोकल फंड्स की देखी है, लेकिन वो ये डर है कि अदानी के शेयर और एफआईएस की बिकवाली अगर दोनों ही ऊपर के लेवल पे है तो कॉन्फिडेंस हिलता है। बिल्कुल। अब और ऐसा तो नहीं कि ये मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, इसमें स्टॉक का क्या लेन देना। एग्जैक्टली, मंथली एक्सपायरी हो तो समझ में आता है, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ी चिंता की बात है। बाकी रहा फंड एक्शन का सवाल, कोई खास डेटा है नहीं, वीकली सीरीज की शुरुआत। ठीक है, पर स्टॉक एक्शन भरपूर है अदानी ग्रुप के अलावा। कौन से स्टॉक्स हैं जी के रेडार पर, आइए जानते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे का बताएं सर। शॉर्ट साइड पर भी है, लॉन्ग साइड पर भी है, और सबसे बेहतरीन 2 शॉर्ट है वायदा कारोबार के मिड कैप शेयर, और वो है एक है बिरला सॉफ्ट। मतलब खराब रिजल्ट तो नहीं है, बहुत ही घटिया वाला डिजास्टर है, जिसको मतलब आप कोई आईटी कंपनी लॉस भी कर सकती है, सोचिए। अब मैं आपको याद है कल सुबह हम यही बात कर रहे थे, सीधा 8-9% नीचे खुला था। मैंने कहा रिजल्ट तो आने बाकी है, किसको पता है 8-9% इतना सुबह सुबह नीचे खुले, मतलब कहीं किसी को तो अंदाजा। अब यही मेरी समस्या है, 8.5% घट चुका है। वैसे कायदे से ये रिजल्ट देख के 10% घटना चाहिए, अब क्या 10 में से 8.5 घट चुका है क्या? आई थिंक कल ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। हाँ, अब हो गया है या कितना और होगा पता नहीं, ये नहीं बोल सकता। अगर मतलब पूरा आईटी मजबूत है, ये भाई साहब अकेले नीचे, नीचे। तो अभी कितना है नहीं है मुझे, लेकिन रिजल्ट तो बहुत ही घटिया है। तो इस रिजल्ट के दम पे
अदरवाइज मैं आराम से आपको बोलता 10 से 15% घटना चाहिए। अब मेरी राय ये नहीं कि 10-15% घटेगा, नहीं कितना घटेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर नहीं 8.5% घटा होता तो मैं पक्का बोलता कि आज 10% का नीचे का सर्किट आपको दिखेगा। अब यही गिन के चलो 8 8.5 घटा हुआ है, अब और वो 1.5%, 2%, 5% कितना घटता है, लेकिन कुल मिला के इसमें बाइंग तो नहीं आएगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप एम्फेसिस ले लो, आप कोफोर्ज ले लो, 50 दूसरी चीज़ आपके पास लेने के लिए, आप बिरला सॉफ्टी क्यों लोगे? प्लस इनका एक क्लाइंट भी है जिसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, तो शायद उससे भी थोड़ा वही मूड खराब हुआ है। बट हाँ, मतलब वही वाली बात है, कुछ कुछ कंपनियों में क्या है, जब तक आपने अब फॉर एग्जाम्पल कल FSL रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन अंदर घुस के देखो वन टाइम है। करेक्ट। कुछ कंपनियों में क्या है, जब तक वो 1-2 क्वार्टर ढंग से नहीं करेंगे ना काम, तब तक लोग भरोसा नहीं करेंगे। अब बिरला सॉफ्ट उस लिस्ट में आ गया है। दूसरा CG कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर डील है। ये कंज्यूमर स्पेस के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे दीप, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट टाइटन, डाबर रिजल्ट्स कमजोर थे। हालांकि टाइटन की तो कमेंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आज देखने लायक होगा। डाबर भी इंटरनली उतने खराब नहीं है जितने दिख रहे हैं। डाबर भी प्लस वहाँ भी टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है, हेल्थ केयर बिजनेस में वहाँ पर हिमालय से जो आ रहे हैं उसका फ़ायदा मिलेगा ही थोड़ा। इंटरनल ठीक है डाबर के भी स्टॉक, और दोनों अच्छी बात है कि दोनों पिटे हुए, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ये भी बहुत खराब है। 4-5% तो इसका बनता ही गिरना, बनता है। इतना बटरफ्लाई के एक्विजिशन के बाद इतना खराब है, तो ये खराब है। टाटा कंज्यूमर्स ये कब अच्छे नंबर्स देगा मुझे पता नहीं। फिर से मार्जिन में प्रेशर है, 2-3% टाटा कंज्यूमर भी गिर जाए तो बढ़ेगा। तो रिजल्ट्स में ये 3 वीक रिजल्ट्स हैं जो बाकी तो और भी लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन 3 काफ़ी है। स्टॉक ऑफ द डे में पॉजिटिव साइड पे मुझे जो नजर आता है इंडसइंड बैंक, ये चल सकता। खबरें जो आ रही है कि RBI इनके प्रोमोटर को स्टेक खरीदने की अनुमति दे सकता है। अभी तक ये सोर्स बेस है, खबर आई नहीं है कन्फर्म, लेकिन आज मीडिया में सब जगह। और अगर ऐसा होगा तो बस इंडसइंड बैंक चल जाएगा। 1075 में बुरा नहीं है ये स्टॉक, 1250-1300 के लायक वाला स्टॉक है। लेकिन इसी वजह से कि ये प्रोमोटर्स को लेकर हमेशा इशू रहते हैं, बिल्कुल, तो स्टॉक बढ़ नहीं पाता, घट जाता है। भाव से अच्छा है, खबर अच्छी है। मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक आज बैंक्स में टॉप गेनर रहना चाहिए। मुकाबला इसका एक ही बैंक से, कर्नाटक। अरे वाओ, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। कितने क्वार्टर तक आगे रखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो जो नंबर्स आ रहे हैं अमेजिंग नंबर्स है। हम 70-80 रुपये से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस 150-175 ये टारगेट आनी है। बहुत अच्छे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के दम पे आपके पास पड़ा है तो बेचने के बारे में सोचिएगा भी मत। बहुत ही शानदार नंबर्स इसके हैं। AB कैपिटल नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक की परफॉर्मेंस के साथ मिलते जुलते हैं। चूँकि स्टॉक वो भी बढ़ा हुआ है, बट फिर भी 135-140 की रेंज में AB कैपिटल अच्छे नंबर उसके भी आए हैं, और बाकी NBFCs के अच्छे आ ही रहे हैं। अपोलो टायर्स ने अच्छे नंबर पेश किए थे, अपोलो टायर्स भी 2-3% तो आराम से बढ़ सकता है। ये आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे, कुछ रिजल्ट्स के लिहाज से, कुछ खबरों के लिहाज से। बिल्कुल, तो इन सब पे रखनी है नज़र, और आइए इनके फिर जो नतीजे आए हैं वो भी थोड़ी डिटेल्स में हमारी टीम के साथ जान ले। अरमान, कुशल, नुपुर और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं आज के ट्रिगर्स, खबरें क्या कह रही हैं? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। निफ्टी में आपको डिवीज लैब, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 11 कंपनियां, बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, सन टीवी, इंडिया सीमेंट, कई सारी ऐसी कंपनियां जिसमें नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें कुछ नाम अगर आप देखेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कंजाइन एरोलैक है, दानुका एग्रीटेक, थेमिस मेडिकेयर और कई सारी कंपनियां ऐसी है जिसके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। JK टायर, जहां पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इंजीनियर्स इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो शेयर विभाजन है वहां पर विचार किया जाने वाला है। टीमलीज, जहां पर बोर्ड मीटिंग में बायबैक्स पर विचार किया जाएगा। आरती सर्फिक्टेंट, इनका जो राइट इशू है वो बंद होता हुआ दिखेगा, वहीं इक्लक सर्विसेज का बायबैक जो है वो खुलता हुआ दिखेगा। चेंज इन प्राइस बैंड है अडानी टोटल गैस में, जिसमें अगर आप देखेंगे 10% से गिरकर वो 5% पर आता हुआ दिखेगा। और एक्स डेट है कई सारे स्टॉक में, जिसमें वेदांता इंटरिम डिविडेंड 12.5 का, कोफोर्ज इंटरिम डिविडेंड 19 का, और NTPC अंत में जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 4.25 का। ओके कुशल, मॉर्निंग बताएं, नतीजों से करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग दीप, नतीजों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इनलाइन नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा 14.4% से मार्जिन घटकर 13.1% पर आया। हमारा अनुमान भी 13% का था। इनफैक्ट कंपनी का कामकाजी मुनाफा 461 करोड़ से घटकर 454 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। 450 करोड़ के आसपास का ये एस्टिमेट था। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से 370 करोड़ आया है, लेकिन 80 करोड़ का एक्सेप्शनल गेंस भी है। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे
उसी थॉट पे यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ पर ये नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इसके साथ साथ एबी कैपिटल पर नजर रखिए, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आय करीबन 21% बढ़कर 6,894 करोड़ पर आई है। मुनाफा लगभग 5.5 गुना बढ़कर 3,270 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अन्य आय में बहुत तेज़ बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट एनआईएम्स और लोन बुक में जो बढ़ोतरी हुई है उस हिसाब से नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। एमजीएल स्लाइड में सोन एस्टिमेट्स रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो स्टैंडअलोन आंकड़े हैं, आय तो 7% बढ़ी है, मार्जिन 16.2% से घटकर 15.3% पर आते हुए दिख रहे हैं। 15.7% के अनुमान के मुकाबले मुनाफा 5% बढ़कर 172 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यही नहीं, सीजी कंज्यूमर नंबर्स यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर खराब रहे हैं। जहाँ तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 25% गिरा है, मार्जिन 14.3% से घटकर सीधे 10% पर आए हैं, जिसका वजह से कंपनी का मुनाफा 41% गिरकर 88 करोड़ पर आया है। अपोलो टायर्स नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, 13% से बढ़कर 14.2%, और कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 30% की ग्रोथ रही है 292 करोड़ पर। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी का कामकाजी मुनाफा 913 करोड़ पर आया, जबकि अनुमान केवल 850 करोड़ रुपए का था। बिरला सॉफ्ट अंत में यहाँ पर नंबर्स खराब दिख रहे हैं। डॉलर आय 0.3% गिरकर आती हुई दिखी है। कामकाजी घाटा हो गया इस बारी 13.5 करोड़ रुपए का। 150 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग इन्होंने ली है, जो कि एक यूएस कस्टमर ने बैंक्रप्सी फाइल की है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 16.5 करोड़ का घाटा भी आया है। हालांकि अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो उसको एडजस्टेड बेसिस पर, यानी कि जो एक वन टाइम प्रोविजन उसको हटाएंगे तो 11.2% के मार्जिन्स आ रहे हैं, जो कि वो भी हमारे अनुमान से 12.2% का जो अनुमान था उससे भी कम आए। तो नंबर्स एक्चुअली काफ़ी कम है। ओके, नंबर्स तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, और क्लाइंट ने बैंक्रप्सी भी फाइलिंग करी है तो परेशानी है। कल गिरा था, आज देखते हैं कैसा रिएक्शन रहेगा। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वर्जर पेंट यहाँ भी देखें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। क्वार्टर 3 के एस्टिमेट से भी काफ़ी कमज़ोर आते दिखे। इनफैक्ट पीयर कंपैरिजन भी करें तो नतीजे कमज़ोर ही नजर आएंगे। कंपनी की आय में तो 6% की ग्रोथ है, लेकिन अनुमान से कम है। मार्जिन्स में डिक्लाइन है 200 बेसिस पॉइंट का। 15% के मार्जिन अब 13% के अनुमान था कि 15% आने वाले। वॉल्यूम ग्रोथ भी 6% की है, अनुमान 8 से 9% की ग्रोथ का था। कैश में महिंद्रा लाइफ स्पेस देखें तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस आई है क्वार्टर 3 की वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू में रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीबन 7.7% से इस बार बढ़कर आई है। जो लॉस है वो देखे तो कम होकर आया है। बेटा लॉस 11 करोड़ के इस बार का आया, जो पिछले साल 40 करोड़ के आसपास का था। थॉमस कुक यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी की आय देखे तो 2 गुना से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 5 गुना से इस बार ऊपर है। पिछले साल 10.5 करोड़ के आसपास का था, जो इस बार बढ़कर 64 करोड़ के आसपास आया। मार्जिन 4% के इस बार आते दिखे। एजीस लॉजिस्टिक देखें तो यहाँ भी जो परफॉर्मेंस है वो मिली जुली दिखेगी, क्योंकि कंपनी की आय इस बार 1200 से बढ़कर 2090 करोड़ के आसपास आते दिखे, लेकिन मार्जिन में डिक्लाइन है। 12.5% के मार्जिन थे, जो इस बार घट के 10.5% के आसपास आते दिखे। शीला फॉर्म्स यहाँ पे देखें तो क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि कंपनी की आय में 7.5% की गिरावट नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा देखें तो 22% से इस बार घट कर आया। मार्जिन्स में शार्प फॉल है, 11% से कम होकर इस बार 9% के आसपास आते दिखे। स्टॉकक्राफ्ट भी देखें तो यहाँ पे मिले जुले नंबर नजर आएंगे आपको, क्योंकि क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू है वो 9% से इस बार बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो मुनाफा है वो कम होकर आया, 30% की गिरावट है, क्योंकि जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार बढ़कर आए हैं। तो नतीजे कुछ और, कैश के काफ़ी सारे नतीजों पर रिएक्शन रहेगा। अरमान, आपके पास भी कुछ नतीजे हैं और खबरें बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल। वेल्सपन कॉर्प यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे आपको आते हुए दिखे हैं। अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि आय और कामकाजी मुनाफा यहाँ पर तो आपको अच्छी बढ़त दिख रही है। आय में लगभग 67% की बढ़त है और कामकाजी मुनाफे में लगभग 51% के आसपास की बढ़त है। पर मार्जिन्स जो है वहाँ पर थोड़े आपको गिरावट दिखेगी, 7.7% से गिरकर 6.9% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर नतीजे आपको ओवरऑल अगर आप देखेंगे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईज में लगभग 32% की बढ़ोतरी है। मुनाफा भी लगभग 26% के आसपास बढ़कर आया है। और अगर आप निम्स देखेंगे वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 8.9% से बढ़कर 9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। आवास फाइनेंसियर्स, यहाँ पर एनआईज लगभग 32% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी आपको 20% की बढ़ोतरी दिखेगी और निम्स भी वहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 8.1% से बढ़कर 8.23% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस एनआईज यहाँ पर गिर कर आई है, 14% की आपको गिरावट दिखेगी और मुनाफे में अगर आप देखेंगे मुनाफे में भी लगभग 14.5% के आसपास की गिरावट है। कर्नाटका बैंक, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईज लगभग 34% बढ़कर आई है और मुनाफा लगभग डबल होता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप
एनएनपीएस की बात करेंगे वहाँ पर भी आपको सुधार दिखेगा, 1.72% से गिरकर 1.66% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर आप बात करेंगे खबरों में, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि एनएसई ने अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट्स को शॉर्ट टर्म एएसएम की जो है वो श्रेणी में डाल दिया है। और इसका मतलब ये होता है कि अब इंट्राडे में आपको 50 से 100% तक का जो है वो मार्जिन लगेगा। उसी के साथ साथ डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस से अडानी इंटरप्राइजेज जो है वो हटने वाला है। पर खबरें यहाँ पर खत्म नहीं हो गई हैं। कुशल, बताएं आपके पास और कौन सी खबरें हैं? बिल्कुल, तो मेरे पास 3 खबरें और हैं, जिसमें एनएमडीसी लंप फाइन ओर की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की है। लंप ओर की जो कीमतें हैं उसमें 100 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और फाइन ओर की कीमतों में 500 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की गई है। इंडसइंड बैंक रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही कि जो यहाँ पर प्रमोटर इंडसइंड बैंक के वो हिस्सेदारी अपनी बढ़ा सकते हैं, 16.5% से बढ़ाकर 26% हिस्सेदारी करने की ये तैयारी में है। 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी डालने की संभावना है, और हिस्सा बढ़ाने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है इनको। साथ ही बल्क डील में सफायर फूड्स, यहाँ पर फेनेल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने करीबन 6.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 1200 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो अब इनकी हिस्सेदारी 0.66% हो गई है, 1.65% से घटकर। तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर चलते हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, रोज की तरह पहले टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाइटन के साथ शुरुआत करते हैं। नतीजे के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। सीएलए से देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 3000 रुपये के लक्ष्य के लिए 2308 रुपये की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो सीएलए का व्यू है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ तो अक्रॉस सेगमेंट्स आपको देखने को मिली, लेकिन मार्जिन हल्के से इनके अनुमान से थोड़े से कमजोर है। वहीं जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 3000 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रही कि एबिटा इनके अनुमान से करीब 3% कम था। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 3000 रुपये से बढ़ाकर 3003 रुपये, मामूली बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, लेकिन ये मान रहे कि नतीजे इनके अनुमान के बिल्कुल मुताबिक है। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य 3440 से घटाकर 3091 कर दिया, तो टाइटन पर रखेंगे नज़र। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। एचएसबीसी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है 2990 रुपये से घटाकर 2850 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चला है 2613 रुपये पर। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3060 रुपये के लक्ष्य के लिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 904 रुपये का लक्ष्य दिया है। डाबर पर भी खास नज़र रखेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हुई है और काफ़ी में हाईलाइट करके ये भी कहा गया है कि मार्केट शेयर गेंस आपको कुछ सेगमेंट्स में देखने को मिले। सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 620 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन जेफरीज ने खरीदारी किराए दिया है और लक्ष्य 660 रुपये से घटाकर 640 कर दिया है। और सिटी ने भी देखे तो खरीदारी किराए के साथ 10 रुपये से लक्ष्य को घटाया 640 रुपये कर दिया है। बर्जर पेंट्स, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 575 से घटाकर 507 रुपये कर दिया है और मान रहे कि नतीजे जो है कमज़ोर है, इनके अनुमान से कम आए हैं। ओके, तो ये तो रही आपकी टॉप रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए? पांशु, सीजी कंज्यूमर यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नतीजे का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 332 की क्लोजिंग, 353 रुपये का टारगेट दिया है। नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे हैं, काफ़ी ऊंचा टारगेट है 456 रुपये का। कमेंट्री इन्होंने फिलहाल दी नहीं है। एबी कैपिटल यहाँ पर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 163 रुपये के लक्ष्य लिए। अपोलो टायर्स पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 348 रुपये का लक्ष्य दिया, 331 की क्लोजिंग है। गोदरेज प्रॉपर्टी सीएलए से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1417 से घटाकर 1335 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1156 पर। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1487 रुपये के लक्ष्य लिए और जेफरीज ने खरीदारी किराए दी है, लेकिन लक्ष्य काटा है 1750 से घटाकर 1550 कर दिया है। बिरला सॉफ्ट पर मैक्वारी ने अभी तो फिलहाल कोई व्यू नहीं बदला, आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल आउट परफॉर्म की रेटिंग है 500 रुपये का उन्होंने लक्ष्य दिया है। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा 2214 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में एमजीएल, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे 915 के लक्ष्य के लिए। ये हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा भरपूर एक्शन रिपोर्ट्स के दम पर। आइए बढ़ते आगे, एक्शन को बढ़ाते आगे। शुक्रवार की सुबह स्वागत करता है किया जाए हमारे सभी मेहमानों का। आप सबका स्वागत है और मौसम परिवर्तन के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली कुणाल जी। कुणाल जी, सर्दी है आज या आप भूल गए कि आज फ्राइडे है?
अनिल जी नहीं, आज अनिल जी सर्दी है दिल्ली में, तो अनिल जी सर्दी बकायदा चल रही है। अच्छा। और अनिल जी ये जो दिल्ली और मुंबई की हमने यात्रा की जी, तो अनिल जी मुंबई में अच्छा खासा गर्मी आ गई है, दिल्ली में अभी भी ठंड जा नहीं रही है, तो अनिल जी थोड़ा असंतुलन हो गया है, इसी वजह से अनिल जी ये गले पर भी कुछ प्रभाव वापस से पड़ता हुआ दिख रहा है। और उसके लिए हम आपको 2 दिनों का गले को भी और आपको भी आराम देने की हमने योजना बनाई, इस पर कमेटी हमने बिठाई थी और उसका डिसीजन ये आया है कि अगले 2 दिनों तक कुणाल जी को घर में बिल्कुल बोलने न दिया जाए। बाहर बोलने के लिए आपके पास मौके वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि शनिवार रविवार को है, तो सोमवार को चुस्त गले के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी आपको जाना है, पिक ऑफ द डे बताना है। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है, खरीदना है लीवर को, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पर खरीदारी की राय है। और उसकी वजह यह है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, कल के ट्रेड में हमने नीचे के लेवल से अच्छा बाउंस आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से स्टॉक 2700 के लेवल्स को छू लेगा, तो 2675 2700 के लक्ष्य के लिए लीवर को बाय करें और यहाँ 2600 पर एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, 2600 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, ये राय HUL में आती हुई। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। लगभग 8 हफ्तों के डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है एंड वहीं पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर कल के सत्र में एक रिवर्सल के संकेत भी कंफर्म हो चुके हैं। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक गैप रेजिस्टेंस अराउंड 3600 के आसपास, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम वहां तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 3380 पर। ओके, तो ये है L&T टेक्नोलॉजी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से। इस स्टॉक पर भी रखिए नज़र, और हम रख रहे हैं नज़र सिद्धार्थ जी पर भी। सिद्धार्थ जी सुप्रभात। बहुत आज आप और दीप भाई भाई लग रहे हैं सर, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए, है ना? बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत अच्छा कोइंसिडेंस हो गया, पिंक हो गया है, तो मार्केट भी पिंक ऑफ हेल्थ रहे, यही चाहते हैं। जी सर बताएं। तो आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो LTI माइंट्री रहेगा, क्योंकि IT मिड कैप्स में नतीजे अच्छे आ रहे हैं, ये कंपनी के भी नतीजे अच्छे लगे। 750 प्लस क्लाइंट्स है यूएस में, 3.5 बिलियन का रेवेन्यू यूएस से, ऑर्डर इनफ्लो तीसरे तिमाही में खाली 1.25 बिलियन का आया है। तो मैं मानता हूं कि जो ये सिनर्जी है LTI और माइंट्री की, ये अब रंग दिखाएगी अच्छा आने वाले समय में। 13% रेवेन्यू CAGR से ग्रो हो सकती है, तो LTI माइंट्री मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा। टारगेट आपको रखना है 4750 का, और अगर लंबे समय के लिए साल भर के लिए रख लिया तो 5500 भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म 5500, शॉर्ट टर्म 4750 खरीदें। LTIM, LTTS, LTIM दोनों ही L&T की IT कंपनी पर खरीदारी करने की राय आ चुकी है सचिन जी और सिद्धार्थ जी की तरफ से, और हुल HUL खरीदने की राय कुणाल जी की तरफ से। ज़्यादा स्टॉक बचे नहीं है अब बंसल जी के पास, और हो सकता है इसी वजह से नोटा भी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या है इरादा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी इरादा तो कुणाल जी से झगड़ा करने का है अनिल जी। उन्होंने मुझसे वादा करा था कि 8:45 से पहले ऑन एयर नहीं जाएंगे अनिल जी। अच्छा। मुझको बोला कि 8:45 पे ऑन एयर जाना है, और खुद अनिल जी पहले चले गए। तो अनिल जी दिस इज चीटिंग। लेकिन अच्छे काम के लिए किया ना, ऐसा कुछ खराब तो किया नहीं। कुणाल जी आई एम कंप्लीटली विद यू। जी बंसल जी आप बताएं आपकी जो कंप्लेंट थी खारिज। बात ये हुई जी कुणाल जी। अनिल जी साजिश तो अनिल जी मैंने और बंसल जी ने की थी अनिल जी, लेकिन फिर अनिल जी मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अनिल जी बंसल जी को ढूंढ भी रहा था, मैंने कहा आज क्या हुआ बंसल जी लेट हो गए। फिर मुझे याद आया कि अच्छा आज तो प्लान था 8:45 ढूंढने। देखो क्या है, जो ऑनेस्ट और मतलब साफ सुथरे दिमाग वाले लोग होते हैं उनके दिमाग में साजिश ज्यादा देर टिकती नहीं है, भूल जाते हैं। अच्छी चीज ही याद रहते हैं, खराब याद नहीं रहते। वेरी नाइस बंसल जी, कुणाल जी कीप इट अप। जी बंसल जी बताइए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा इसी चक्कर में अनिल जी वो मेरा पिक ऑफ द डे सिदानी साहब ले उड़े। मेरा पिक ऑफ द डे भी LTI माइंट्री है। Okay. इस पे खरीदारी की राय है। नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है,
4485 4485 का स्टॉप लॉस है, 4746 4746 के टारगेट के लिए एलटीआई माइंट्री पर खरीदारी की राय है। और अनिल जी एक अपडेट है अनिल जी, सबसे पहले मैंने और कुणाल जी ने नैस्डैक ईटीएफ अनिल जी पिक ऑफ द वीक तो अलग अनिल जी वो उसको अलग कैटेगरी में रखी है। सबसे पहले मैंने और कुणाल जी ने 1991 के अराउंड नैस्डैक के ईटीएफ में खरीदारी की राय दी थी। उससे पहले ऑटो ईटीएफ में भी खरीदारी की राय दी थी। तो कुछ लोग अनिल जी हमारे ईटीएफ का मजाक उड़ाते हैं, तो अनिल जी हमें वो इम्यूनिटी प्रदान की जाए। जो लोग ऑप्शन वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे ईटीएफ के पीछे पड़े हुए हैं अनिल जी, इस खराब अनिल जी वातावरण में जहां निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ स्ट्रगल हो रहा है, नैस्डैक ईटीएफ अनिल जी रॉक कर रहा है। ये है एक तो आपके इस पे ईटीएफ पे और दूसरा आपकी एलटीए की पिक पे भी बात करो। पहली चीज़ तो कि जितने भी लोग आपके और आपके ईटीएफ के पीछे पड़े हैं उसमें आप खुश हो जाइए। जब तक आप आगे हैं ना तब तक टेंशन मत लीजिए। पीछे पड़े तो आगे नहीं रहना चाहिए कोई बराबर है, थिंक पॉजिटिव। अब पीछे पड़ने दो जो है बराबर है ना, पहली चीज़। दूसरा रहा सवाल एलटीए माइंट्री जो आपका सिद्धार्थ जी ले उड़े, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जल्दी आना चाहिए। तो आज ये पिक ऑफ द डे बंसल जी की नहीं मानी जाएगी, खाली सिद्धार्थ जी की मानी जाएगी। आइए सुमित जी भी पदार्पण कर चुके हैं। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी बंसल जी बोल रहे हैं कि मेरा पिक ऑफ द डे ले उड़े, तो मैंने सोचा कि ऐसा स्टॉक लेता हूं जो लोगों को लेके उड़ता है। यानी मेरे पास जो स्टॉक है पिक ऑफ द डे के तौर पे वो है इंडिगो। इंडिगो के जी इंडिगो के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इंडिगो में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी, तो खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2175 का पहला टारगेट होगा, 2200 का दूसरा टारगेट होगा, 2085 नीचे में सपोर्ट बनेगा। तो 2085 के स्टॉप लॉस से इंडिगो में खरीदारी करें 2175 2200 के टारगेट्स के लिए। कविता भली नहीं बनी हो लेकिन कनेक्शन जोरदार बनाया है बस। माना बड़ा है सुमित जी, बिल्कुल क्वालिटी इज मच इम्प्रूव्ड, कांग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। हाँ, जो लोगों को लेके उड़ता है वो स्टॉक इंडिगो। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं। आज ही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए इंटरग्लोब नतीजों से पहले सुमित जी के रेडार पर भी इस पर रखें नज़र। कुछ और नतीजे भी आए हैं जहां पर एक्सपर्ट्स की राय लेनी है और थोड़ा स्टॉक्स पर भी फोकस करना है। एबी कैपिटल यहां पर हमने देखा है नतीजे अच्छे आते हुए देखें। एक बार चार्ट्स कुणाल जी देखें सर एबी कैपिटल के। देखिए दीपांशु, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है हमने स्टॉक में एक करेक्शन आते हुए देखा मुझे, लेकिन ये लगता है कि जो बाकी एनबीएफसी स्टॉक्स हैं उसके मुकाबले इसमें मजबूती है। करेक्शन भी इसमें काफ़ी समय से चल रहा है, तो मुझे लगता है इन स्तरों पर एक सपोर्ट है। ये जो सपोर्ट है 134 रुपये के आसपास चार्ट पर नजर आता है। तो अगर ये स्टॉक 134 को होल्ड करता है और 142-43 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो मेरी राय में खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक वापस से 152-53 के लेवल्स दिखा सकता है, तो बहुत यहाँ पर डाउनसाइड लिमिटेड दिखाई देती है। 152-53 के टारगेट से मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए 142 के ऊपर। नंबर्स भी अच्छे हैं और हम बात भी कर रहे थे इसके बारे में, यहाँ पर करें फोकस। बट बर्जर पेंट्स इसके बेहद खराब नंबर्स आए हैं। सचिन जी चार्ट्स देखें सर बर्जर पेंट्स। वैसे पेंट स्टॉक्स में रिसेंटली प्रेशर आया है, एशियन पेंट्स की कल हम बात भी कर रहे थे, बट बर्जर पेंट्स चार्ट्स पर कैसा लगता है? दीपांशु, बर्जर पेंट पिछले कुछ महीनों से ही दबाव में रहा है। इनफैक्ट कहीं पर भी यहाँ पर रिलीफ रैलीज बने नहीं है, बट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। एंड ये डाइवर्जेंस लगभग 3 हफ्तों से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट रिएक्शन पे मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक स्विंग रिवर्सल बन सकता है। 520 530 ये एक अच्छा जोन है जहाँ से ये पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि एक रिवर्सल बन जाए। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है मुनाफा बांध देना चाहिए ऑन अ डिक्लाइन। एंड कहीं जाकर काफी अच्छे ओवरसोल्ड टेरिटरी में है जहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद होगी। तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब आए तो अब बाउंस बैक दिखे तो आप इस पर नजर डाल सकते हैं। महिंद्रा लाइफ, बंसल जी जरा इसको देखें। रियल एस्टेट स्टॉक्स फोकस में भी रहे बजट के बाद, नंबर्स अच्छे आए हैं महिंद्रा लाइफ की तरफ से। चार्ट्स क्या कहती है बंसल जी? देखिए दीपांशु, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट पॉजिटिव था और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली और अब एक मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। 349 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 340 340 के अराउंड इसका एक मेजर सपोर्ट है। और दीपांशु यहाँ नतीजे तो अच्छे यही हैं, जो इसके अपकमिंग एक या 2 प्रोजेक्ट है अनिल जी के एकदम पड़ोस में, वो यहाँ पर एक गेम चेंजर है। तो मेरा ऐसा मानना है जिनके पास है होल्ड टाइट सेट टाइट, 340 के स्तरों पर नजर रखें। अगर 340 के स्तर नीचे में नहीं टूटते हैं तो पहला पड़ाव ऊपर में 409 411 का बैठता है। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा लाइफ फेस। और आज मैनेजमेंट
महिंद्रा बात करेंगे। हाँ, महिंद्रा लाइफ की महिंद्रा लाइफ से भी बात करें, नतीजे पर हम बातचीत भी करेंगे, तो वो भी आपके लिए होगा।